फ्रॉम के पिछले एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि बॉयड का वो प्लान जिस पर वो बहुत ही ज्यादा उम्मीदें लगाए हुए बैठे थे, कैनी उसे पूरा करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उल्टा वो खुद ही फंस जाता है। मिस्टर स्माइली उस पर हमला करने वाला था, लेकिन फातिमा पता नहीं किस तरह मिस्टर स्माइली को अपने असली रूप में आने से रोक देती। यहाँ कॉलोनी हाउस के अंदर माइकल एक मरतबा फिर से जाग उठा और वक्त रहते एल्जिन ने उस पर उसी नुकीली हड्डी से वार किया जिससे माइकल मर जाता है। और यहीं से अगले एपिसोड की शुरुआत हुई। हमने देखा बॉयड, डोना और कैली को, जो तीनों माइकल की बॉडी के इर्द गिर्द खड़े होते हैं, जहाँ कैली कहती है इस बार तो ये पक्का मर गया है ना। बॉयड कहता है इसने कितनों को जख्मी किया, जिसके जवाब में डोना ने कहा ये ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाया। एल्जिन नहीं होता तो हालत और खराब होती। तभी पीछे से एक कपल आपस में लड़ने लगता है। औरत अपने पति से कह रही थी तुम हाथ पर हाथ धरे रखकर बैठे हो, मैं इस टाउन से तंग आ चुकी हूँ। डोना को ये शोर अच्छा नहीं लगता, इसलिए डोना उन दोनों को यहाँ से दफा हो जाने का कहती है। तभी डोना की तबीयत खराब होने लगी और ये बात बॉयड को अच्छी तरह से पता। हे डोना, तुम्हें आराम करना चाहिए। अगर डोना इनकार करती है, तभी वहाँ पर पीछे से सोफी आई, जो कुछ भी ना जानने की एक्टिंग करती है और बड़ा सा मासूम चेहरा बनाकर उन सभी के मजे लेने लगती है। डोना ने बॉयड से कहा लोगों को आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रही है कि दरवाजे पर लटकाए गए तावीज अब ज्यादा देर तक काम के नहीं रहने वाले। इतने में पीछे से सोफी क्या टोटम काम आया? बॉयड कहता है कौन से टोटम? सोफी कहती है वही सेटलमेंट से लाई हुई नुकीली हड्डी। आपने कहा था इन्हें रात में आने वाले राक्षसों पर आजमा कर देखोगे। जवाब में बॉयड कहता है नहीं, हम बुरी तरह नाकाम हो गए। ये सुनकर सोफी को बहुत ज्यादा राहत मिलती है। अगले ही पल वहाँ पर सीढ़ियों से नीचे उतरकर एलिस आता है। एक सेकंड के लिए ऊपर आ सकते हैं क्या? बॉयड उसके साथ चलने लगा तो एलिस ने तुरंत कहा और डोना, अगर आपको दिक्कत ना हो तो आप भी आ जाइए। ये सुनकर बॉयड और डोना बहुत ज्यादा परेशान हो गए, क्योंकि कोई ना कोई गंभीर मसला लग रहा होता है। एलिस उन दोनों को फातिमा के पास ले आया, जहाँ फातिमा की सारी बातें सुनने के बाद बॉयड कहता है देखो तुम कह रही हो कि तुमने कैनी को मुसीबत में देखा, मगर फातिमा कहती है मैंने सिर्फ उसे देखा ही नहीं था बॉयड, ऐसा लगा जैसे मैं वहीं थी। और जो कुछ भी वो साला मॉन्स्टर देख रहा था, मैं उसे लाइव अपनी आंखों से इस कमरे में बैठी हुई देख रही थी। बॉयड कहता है ये चीज उस शैतान वाली नॉनसेंस से कितनी ज्यादा सच है मुझे नहीं पता। फातिमा मुझे तो लगता है इस टाउन ने तुम्हारे दिमाग पर बुरा असर किया। तभी फातिमा कहती है बुरा असर नहीं, मुझे यकीन है कि मेरी ही वजह से कैनी आज जिंदा है। उन दोनों की बातचीत के दौरान एलिस बोलता है कुछ और भी है, दिखाओ इन्हें। और एलिस के कहने पर फातिमा ने अपने पेट पर से जैसे ही कपड़ा उठाया तो वहाँ पर मौजूद सभी लोग हक्के बक्के रह गए। अगले ही पल बॉयड अपने बेटे और अपनी बहू को लेकर नीचे आ जाता है। बॉयड ने कहा तुम दोनों तुरंत ही क्रिस्टी और जेना के पास जाओ, उन्हें अपनी सिचुएशन के बारे में बताओ, तब तक मैं एक इम्पोर्टेंट काम करके पहली फुर्सत में हॉस्पिटल आ जाऊंगा। फिर हम देखते हैं बॉयड को, जो कैनी और जेड के पास बार के अंदर मौजूद। वहाँ जाते ही बॉयड ने उन दोनों से कहा ये आखिर ये सब क्या है? इसके जवाब में जेड कहता है ये मॉडल है सुरंगों का। बॉयड ने कहा आखिर ये नक्शा कागज पेंसिल वाले नक्शे से बेहतर किस तरह? तुमने सिर्फ इसे तारों और पाइप से बनाने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत कर दी और बहुत ज्यादा टाइम जाया कर दिया। यही अगर तुम किसी पेंसिल और चार्ट पर बनाते तुम्हारा कितना ज्यादा टाइम बचता। ठीक यही चीज पिछले एपिसोड में कैनी ने जेड से बोली, लेकिन जेड का काम करने का तरीका यही होता है, बाकी की नॉर्मल चीजें जेड के दिमाग में नहीं बैठती। फिर जेड कहता है ये वो मॉडल है जिसके अंदर सब कुछ है, जो कुछ भी हमें सुरंगों के बारे में पता होना चाहिए वो सब कुछ। उन तीनों की बातचीत के दौरान एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें बताई जाती है। ये सारा प्लान सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों की हड्डियों को निकालने के लिए हो रहा है, जो बच्चे अक्सर तबीथा को भी नजर आते हैं और वही बच्चे जेड को भी नजर आते हैं, यानी वही ज़ॉम्बी बच्चे, उनकी हड्डियां इसी गुफा में दफन है। जब जेड को उसका छोटे वाला वर्जन सब कुछ बताने आया तो उसने बोला था कि अगर तुम एक मर्तबा इन हड्डियों को किसी तरह बाहर निकाल लोगे तो हो सकता है इस टाउन के सारे मॉन्स्टर्स मारे जाए, सब कुछ नॉर्मल हो जाए और सभी रास्ते एक मर्तबा फिर से खुल जाए, यानी ये हड्डियां ही हमारे घर जाने का रास्ता हो सकती हैं। बॉयड ने कहा चलो मैं मान लेता हूँ इन हड्डियों की वजह से हम घर जा सकते हैं, तो बताओ इन हड्डियों को निकालने के लिए तुम्हारा क्या प्लान? जेड ने कहा मेरे पास एक सीधा और खतरनाक प्लान, बाकी के इम्पॉसिबल ना होने वाले लेकिन आसान प्लान। मगर उसी पल बॉयड ने जेड की बात को काटा और वो उन दोनों से कहता है ये वही जगह जहाँ हड्डियां दबी हुई हैं, सही कहा ना? और ये सुरंग अंदर और बाहर जाने का इकलौता रास्ता है ना? यानी अगर आपको हड्डियां निकालनी है तो वहाँ जाने का सिर्फ और सिर्फ इकलौता रास्ता है। वहाँ पर पहले से ही मॉन्स्टर्स होंगे, अगर गलती से वो जाग गए तो अंदर जाने के बाद वो बाहर नहीं निकल पाएंगे। वहाँ पर कोई और रास्ता भी होना चाहिए। मगर जेड कहता है ये कोई फिल्म नहीं चल रही, ठीक है कि हम अंदर जाएंगे और हम हीरो की तरह जब वहाँ पे फंस जाएंगे तो हमें कोई और रास्ता दिख जाएगा। मैं वहाँ पर कुल मिला के 4 मरतबा जा चुका हूँ, लेकिन मैंने अब तक कोई दूसरा रास्ता वहाँ पर नहीं देखा। बस फिर क्या? बॉयड कहता है हमारे पास कोई प्लान नहीं है,
एक मिनट रुको, इसे बोलने का मौका तो दो। मगर बोर्ड ने कहा नहीं, बात उसकी नहीं सुनी जाएगी, ये खोचू हमें मरवा देगा। अगर तुम्हें इससे कोई बेटर प्लान मिले तो मुझे जरूर बताना, वरना इन सभी पाइप्स को पिछवाड़े में लो और चुपचाप अपनी बोलती बंद करके एक कोने में दुम दबाकर बैठ जाओ। दोस्तों, कल जो फातिमा के साथ हुआ, कैनी मरते मरते बचा, उनका प्लान फेल हुआ और तो और रात को माइकल फिर से जिंदा होकर कॉलोनी हाउस वालों पर अटैक कर दिया। इन सभी चीजों की वजह से बॉयड को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रखा होता है। मगर बॉयड ने कहा, मान लो हम उन चीजों को जगाए बिना ही चेंबर के अंदर घुस गए तो क्या होगा जब वो हमारे अंदर रहते ही जाग जाएं? क्या होगा जब वो उस इकलौते रास्ते को बंद कर दें? इतना कहकर बॉयड कहता है, कोई बेहतर प्लान सोचो। अगर जेड कहता है इससे बेहतर और कुछ भी नहीं है। बॉयड जाते जाते जेड से कहता है, यकीन मानो इससे घटिया भी कुछ नहीं है। इतना कहकर वो बार से बाहर आ जाता है, लेकिन उसके पीछे पीछे कैनी भी आ गया, जो बॉयड से कहता है तुमने तो उसकी बात सुनी तक नहीं। उस बेचारे ने 3 दिन लगाकर लगातार मेहनत की है इस चीज के लिए और तुम उसे बुरा भला सुनाकर आ गए। लेकिन बॉयड अपने आप में कोई सफाई दे पाता। इससे पहले ही बॉयड को पीछे से उन गोलियों की आवाज आने लगी, जिन गोलियों की आवाज उस टाइम आई थी जब बॉयड ने अपनी ही गन से अपनी पत्नी को जान से मार डाला था। ये सुनकर बॉयड बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और तभी उसने कैनी को वहीं पर रोककर खुद हॉस्पिटल जाने का फैसला किया। यहाँ हम देखते हैं डेविड को, जिसे लगातार बुरे बुरे ख्याल आते जा रहे थे क्योंकि सोफी ने उसकी ड्रिंक में अपना खून मिला दिया था और उसे लगातार यही सब कुछ महसूस हो रहा होता है कि यहाँ पर सब लोग सो रहे हैं और मरने के बाद ही यहाँ से उठ पाएंगे। इसलिए वो डाइनर में आया और वहाँ पर अपने आप को किसी काम में बिजी रखने लगा। फिर सीन शिफ्ट हुआ और हम देखते हैं कॉलोनी हाउस का सीन, जहाँ पर वो सभी लोग मिलकर माइकल की लाश को जला रहे थे क्योंकि कब्रिस्तान में जगह लोगों की मौत होने की वजह से बाकी नहीं बची। तभी वहाँ पर तबीथा अपने बेटे ईथन को लेकर आ जाती है। वो कॉलोनी हाउस के अंदर विक्टर के कमरे के बाहर आई और जब विक्टर ने दरवाजा खोला तो तबीथा विक्टर पर भड़की हुई थी। तबीथा ने कहा, विक्टर इसे सब कुछ सच सच बता दो, कल जो तुमने बताया था ये सारी रात उसके बारे में सोचता रहा, इसे लगता है कि मैं मर जाऊंगी और एक मर्तबा फिर से ये अकेला रह जाएगा। मगर विक्टर ना चाहते हुए भी तबीथा को अपने बेटे से झूठ नहीं बोलने देता और तबीथा एक मर्तबा फिर से मायूस हो जाती है। सीन कट हुआ और हम देखते हैं हॉस्पिटल में फातिमा, जेना, क्रिस्टी, बॉयड और एलिस को, जो पांचों एक जगह पर बैठकर फातिमा का अल्ट्रासाउंड होता हुआ देख रहे हैं। लेकिन क्रिस्टी को सब कुछ नॉर्मल लगता है। ठीक है, मुझे कोई अंदरूनी चोट नहीं दिख रही। भी एलिस गुस्सा हो जाता है। एलिस ने कहा, तुम्हें ठीक उसी तरह चोट नहीं नजर आई जैसे तुम्हें पहले बच्चा भी नहीं नजर आया। जिसके जवाब में क्रिस्टी कहती है, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अगर हम यहाँ ना होते तो मैं कहती कि फातिमा के पेट फूलने की वजह से इसकी नसें बाहर आ गई, लेकिन अगर हम यहाँ हैं तो ये कोई नॉर्मल चीज तो नहीं होगी। ये सुनकर एलिस, बॉयड और फातिमा बहुत ज्यादा परेशान हो गए। कुछ देर वो सभी लोग खामोश रहते हैं, लेकिन फातिमा कहने लगी, हमें पता है यहाँ पर जो राक्षस हैं वो पहले सभी इंसान ही थे, उनमें से एक राक्षस वो तो हमारी नजरों के सामने मेरे पेट से निकला। मुमकिन है कि मैं भी उनकी जैसी ही बनती जा रही हूँ। नहीं, एलिस फातिमा के पास उसे सहारा देने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा तो फातिमा कहती है कि हमें इसे पॉजिटिवली लेना चाहिए, यानी इसी की वजह से आज कैनी जिंदा है। मगर एलिस और भी ज्यादा भड़क गया। एलिस ने कहा, तुम इसका पेट देख रही हो ना, तो बताओ ये किस तरह पॉजिटिव। पिछली बार जब एक नॉर्मल चीज हुई थी, यानी फातिमा के पेट में बच्चा था, तो वो भी हम पर एक कहर की तरह बरसा। तो अब पता नहीं क्या हो जाए। बातों ही बातों में एलिस जेना को बहुत बुरा भला कहने लगा। तभी बॉयड और क्रिस्टी ने उन दोनों को शांत करवाया और किसी तरह माहौल को ठंडा किया। फिर क्रिस्टी फातिमा से कहती है, मैं चाहूंगी कि तुम कुछ दिन यही रुको, हम तुम्हारे वाइटल्स मॉनिटर करेंगे और किसी भी बदलाव पर नजर रखेंगे। इससे फातिमा को जरा सी राहत मिली। यहाँ हम देखते हैं जेड और कैनी को, जो लगातार यही सोच रहे थे कि आखिर अंदर जाने का कोई ना कोई और एग्जिट भी तो होगा। असलियत में जेड को ये पूरी तरह से पता था कि अंदर और बाहर जाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, मगर कैनी अब भी जेड की बात पर यकीन नहीं करता। इसलिए जेड गुस्से में आ जाता है और कैनी को कहता है, प्लीज यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे यहाँ होने से मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। कैनी बेचारा काफी दुखी हालत में बाहर से उठकर बाहर जाने लगा, लेकिन तभी जेड उससे कहता है, देखो बॉयड तुम्हारी बात मानता है और मेरे लिए एक फेवर करो। तुम्हें ही उसे समझाना होगा कि ऐसा कोई प्लान नहीं है जिसमें जो अंदर जाए वो ही बाहर आ जाए। लेकिन कैनी जेड की तरफ देखकर बहुत हक्का बक्का रह गया, क्योंकि जेड के कहने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब था और वो ये, तो तुम ये चाहते हो कि मैं बॉयड को मनाऊं कि वो लोगों को मरने के लिए वहाँ पर भेज दे। के जवाब में जेड कहता है, देखो दिल पे पत्थर रखकर हमें कुछ ना कुछ खतरनाक और गलत कदम उठाने ही होंगे। लेकिन कैनी इस बात पर बिल्कुल भी सहमत नहीं था और जेड को कहता है, अपने प्लान को कैंसिल कर दो और भूल जाओ कि ऐसा कुछ हुआ भी। तब तो हम यहाँ से निकल ही नहीं पाएंगे। लेकिन कैनी किसी को भी मरने के लिए अंदर नहीं भेज सकता, इसलिए वो जेड की एक भी नहीं सुनता और बाहर से बाहर चला गया। जेड को ये चीज बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग लगती है और वो गुस्से में आकर टेबल पर बने हुए सुरंगों के मैप को तहस नहस कर डालता है।
हरामखोर कमीना! जहां हम देखते हैं क्रिस्टी और बॉयड को, जहां पर बॉयड अब फाइनली क्रिस्टी को कहता है मैंने तुमसे झूठ कहा था, मुझे अब भी वो चीजें दिखाई देती हैं और सुनाई देती हैं जो असलियत में है ही नहीं। लेकिन इस मर्तबा क्रिस्टी कहती है प्लीज मुझे माफ करना, मेरे पास अब झूठी तसल्लियां देने के लिए वर्ड्स नहीं, हम सबको एक साथ मिलकर ये लड़ाई लड़नी होगी। क्रिस्टी की बात सुनकर बॉयड फौरन समझ गया कि क्रिस्टी खुद भी टूटी हुई है, इसीलिए क्रिस्टी को उसने सहारा दिया और इसी के साथ सीन कट हो जाता है। हम देखते हैं सोफी को जो सबसे छुपते छुपाते हुए पुलिस स्टेशन में आई थी। उसने बॉयड को आवाज लगाई, लेकिन जब उसे कंफर्म हो गया कि बॉयड यहाँ पर नहीं है तो वो चुपचाप बॉयड के कमरे में घुस जाती है। वहाँ आते ही उसने छानबीन शुरू कर दी और कुछ देर बाद उसने वो पीला सूट ढूंढ लिया जो और किसी का नहीं बल्कि इसी कमबख्त का था। वो उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और उसने ये पीला सूट क्यों चुराया ये बात हमें आगे चल के पता चलेगी। तभी वो सहरा के पास आई, लेकिन उसने काफी दुखी सा मुंह बना रखा था। सहरा को फौरन समझ आ जाती है कि सोफी किसी चीज को लेकर परेशान है। सोफी ने कहा लगता है हम यहाँ से कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे और एक दिन वो मॉन्स्टर्स मुझे भी चीर फाड़ करके मार डालेंगे, क्योंकि कल बॉयड ने उन सभी मॉन्स्टर्स को मारने का प्लान बनाया लेकिन वो पूरी तरह से फेल हो गया, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा डरी हुई हूँ। सहरा उसे सहारा देती है और उसे कहती है कि तुम ये सब कुछ फिलहाल मत सोचो और अपने आप को अच्छा फील करवाओ। तभी वो सीन कट हो जाता है। फिर हम देखते हैं डेविड को जो डाइनर के अंदर काम करवाने में मदद कर रहा था। जैसे ही एक औरत के हाथ से शेल्फ पर रखी हुई ट्रे नीचे गिरती है तो उसकी बहुत तेज आवाज हुई और वो आवाज सीधा डेविड के कानों में जा लगी और डेविड अपने आप को हॉस्पिटल के बिस्तर पर पाता है। तभी वहाँ पर एक लड़का था जो तुरंत ही बाहर डैड को आवाजें लगाने लगा। उसके डैड और कोई नहीं बल्कि डेविड का बेटा विक्टर ही होता है। विक्टर तुरंत ही डेविड के पास आया और डेविड को कहने लगा डैड प्लीज आप यहीं रुकिए, इस मर्तबा आंखें मत बंद करना और मैंने आपकी बहू यानी पौला को फोन कर दिया, वो अभी ऑस्ट्रेलिया से आती ही हो। डॉक्टर ने कहा है आप बिल्कुल ठीक हो रहे हो और जल्द ही आपकी हालत एकदम पहले जैसी हो जाएगी। अपने बेटे, पोते और अपनी बहू का नाम सुनकर डेविड बहुत ज्यादा खुश होता है, क्योंकि दुनिया में उसे सिर्फ और सिर्फ एक ही दुख था और वो ये कि उसके बीवी बच्चे उससे दूर हैं। लेकिन फिर उसी पर डेविड को ये महसूस होता है कि ये सब कुछ असली नहीं है और वो बार बार ये कहने लगा प्लीज मुझे उठा। और इतने में सीन एक मर्तबा फिर से शिफ्ट हुआ डाइनर में मौजूद डेविड पर, जो एकदम हक्का बक्का रह गया। वो उस औरत को कहता है मैं यहाँ और ज्यादा नहीं रुकना चाहता, मुझे लगता है तुमने काम दिया उसका शुक्रिया, लेकिन अब मुझे जाना चाहिए। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। यहाँ हम देखते हैं जेड को जिसने एक मर्तबा फिर से शांत होकर उस नक्शे को दोबारा खड़ा। जैसे उसका हाथ एक बाउल पर जाता है तो उसे ख्याल आया कि गुफा ऊपर से खुली और ये जानकर वो बहुत ज्यादा हैरान हुआ। ओह तेरी की। यहाँ हम देखते हैं कैनी को जो सीधा पुलिस स्टेशन आ जाता है क्योंकि उसे बॉयड की चिंता हो रही, मगर बॉयड अब अपने कमरे में मौजूद अपनी बिखरी हुई चीजों को देख रहा। कैनी ने कहा आखिर ये सब क्या है? यहाँ कोई आया था। कैनी कहता है आखिर यहाँ पर कौन आएगा और हमारे टाउन में कोई भी चोर नहीं, तब तक तो नहीं जब तक तुम किसी चीज को उसकी इजाजत के बिना अपने पास रखो, इसलिए बताओ कुछ चोरी तो नहीं हुआ? इसके जवाब में बॉयड कहता है पीला सूट गायब है। कैनी ने कहा ये पीला सूट इस टाउन से जुड़ा हुआ है और टाउन से जुड़ी हुई हर एक चीज बहुत ही डरावनी है, तो उसके हिसाब से कोई सिर्फ पीला सूट लेने के लिए यहाँ क्यों आएगा? मुझे नहीं पता। बॉयड कहता है हो सकता है वो पीला सूट जिसका भी था वो जंगल में नंगा घूमता घूमता थक गया होगा और उसने यहाँ पर आकर अपने सूट को उठा लिया, लेकिन अगर वो चीज बहुत ज्यादा भयानक है और वो दिन में आ सकती है तो इसका मतलब हम बिल्कुल भी सेफ नहीं है। ये तो टाउन का कर्म है कि उसने अभी तक हम पर हमला नहीं किया। उन दोनों की बातचीत के दौरान ही पीछे से जेड आ गया जो बॉयड को जोर जोर से आवाजें लगाने लगा। जब बॉयड और कैनी जेड के पास आए तो बॉयड कहता है लगता है तुम्हें मिल गया। जेड कहता है क्या? बॉयड ने कहा वही पीला सूट मिल गया, मुझे मिल गया। जेड को बाहर जाने का रास्ता मिल चुका था, यानी उस गुफा के अंदर जाकर पूरी सुरक्षा के साथ फिर से बाहर आना। बॉयड ने कहा आखिर हम ये सब कुछ करेंगे कैसे? जवाब में जेड कहते हैं वो बोतल वाला पेड़, हमें उस बोतल वाले पेड़ के पास जाना होगा और बाकी का प्लान मैं तुम्हें वहीं पर बताऊंगा। फिर वो उन दोनों को लेकर बोतल वाले पेड़ के पास आ जाता है और आते ही उसने उन दोनों से ये कहा हम लोग उसी गुफा के ऊपर खड़े हैं जहाँ वो हड्डियां दफन है। बॉयड ने कहा आखिर तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? जेड कहता है मैंने जब वो विजन देखा, यानी जब मैं उन गुफा के अंदर था तो ऊपर एक अजीब सा निशान था जो इसी पेड़ की जड़ों से बनता है। मैंने विक्टर से पूछताछ की और उसने मुझे कंफर्म करके बताया कि वो निशान इसी बोतल वाले पेड़ की जड़ों का नतीजा है। हमें बस एक धांसू प्लान चाहिए। बॉयड कहता है और वो धांसू प्लान है क्या? जेड ने कहा हम लोग 2 ग्रुप्स में बट जाएंगे। एक टीम गुफा से होती हुई हड्डियों वाले एरिया में पहुंचे, दूसरी टीम ऊपर किसी गाड़ी की मदद से इस पेड़ को रस्सी डालेंगे और खींचकर जितना जल्दी हो सके इसे उखाड़ दें। जैसे वो हड्डियां निकालेंगे तो हम इसे निकालना शुरू कर देंगे, क्योंकि अगर पहले इस पेड़ को उखाड़ने की कोशिश की तो हो सकता है कि मॉन्स्टर्स जाग जाए। वो जैसे ही हड्डियां निकालेंगे तो हम इसे उखाड़ देंगे और उन्हें निकाल लेंगे। रात होने से पहले हम शहर के अंदर होंगे और किसी को कोई भी खतरा नहीं होगा। बॉयड कहता है क्या होगा अगर
पहली टीम नीचे पहुंच जाए और पेड़ ही ना उखड़े। क्या होगा अगर हम सारी ट्राइयां करें लेकिन हमारे पास इतनी ज्यादा ताकत ही ना हो कि इस पेड़ को उखाड़ पाए? और क्या होगा अंदर जाते ही सभी शैतान उठ जाए? तो मुझे इसके लिए एक और प्लान बी चाहिए। लेकिन जेड बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। उसने कहा, मैं तुम्हें पूरा प्लान एक थाली में परोस कर दे रहा हूँ और अब तुम्हें चाहिए प्लान बी। और इतना सब कुछ करने के बावजूद भी अब तुम्हें एक प्लान बी चाहिए? ऐसे तो हर प्लान का तुम्हें एक और प्लान बी चाहिए होगा। बॉयड कहता है, हाँ बिल्कुल, देखो मैं उम्मीद के दम पर नीचे कुछ लोगों को मौत के जाल में नहीं भेज सकता। तो जब तक कोई ठोस सबूत और ठोस प्लान ना हो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम लोग तो मुझे ही नहीं मना पा रहे, तो मैं जिन लोगों को नीचे भेजना है उन लोगों को किस तरह मनाऊंगा बताओ? और इसी तरह उनकी आपस में तू तू मैं हो जाती है। और बॉयड जेड को बुरा भला सुनाकर जंगल की ओर आ गया। जब वो जंगल में चल रहा था तो पीछे से उसे कैनी की आवाज आती है, लेकिन तभी कैनी उसकी दाईं ओर से उसकी ओर आने लगा। बॉयड को लगा शायद कैनी की आवाज उसे पीछे से आई थी, लेकिन तभी कैनी के साथ कुछ ऐसा हुआ। बॉयड ये देख डर जाता है और तुरंत ही कैनी की ओर भागने लगा। वो कैनी के पास आया जहाँ पर बेचारा कैनी दर्द के मारे बोल तक नहीं पा रहा था। उसका खून लगातार बह ही जा रहा था और वो बहुत ज्यादा दर्द में होता है। बॉयड को कुछ भी नहीं पता था कि आखिर उसे गोली मारी तो मारी किसने। और बेचारा कैनी आहिस्ता आहिस्ता करके दम तोड़ देता है। कैनी, हे, मेरी तरफ देखो। बॉयड ने यहाँ वहाँ जेड को आवाज लगानी शुरू कर दी, लेकिन तभी उसकी नजर पीछे जेड पर जाती है और वहाँ पर सिर्फ जेड ही नहीं बल्कि तबिथा और डोना तीनों की डेड बॉडीज पड़ी थी। उन्हें भी किसी ने गोली मारी हुई थी। और बॉयड ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। पहले तो बॉयड को लगा शायद उसे अपने आप में विजन्स आ रहे हैं, यानी ये सब कुछ सच नहीं है। लेकिन जब बॉयड उनके पास गया तो वो सारी लाशें बिल्कुल असली होती हैं। और इतना ही नहीं, कुछ ही दूर उसके अपने ही बेटे एलिस की भी लाश मौजूद, जिसके पास एक औरत बैठी होती है। वो औरत कोई और नहीं बल्कि बॉयड की पत्नी एबी, जिसने जैसे ही बॉयड की ओर देखा तो अगले ही पल उसके मुंह में से भी खून आने लगता है। बॉयड ये देखकर अपने सारे होशो हवास खो देता है। लेकिन तभी उसका यह सपना टूट गया और उसने देखा कि उसके चारों तरफ एक भी लाश मौजूद नहीं। लेकिन आज से पहले बॉयड को इस तरह का सपना कभी भी नहीं आया, यानी ये बात साफ जाहिर थी कि सब लोग आहिस्ता आहिस्ता करके मरने वाले हैं। ये सारे एक साथ मरेंगे या एक एक करके, लेकिन इनका मरना तय था। यहाँ हम देखते हैं डेविड को जो खुली सांस लेने के लिए और टहलने के लिए पहाड़ों पर आता है। जब वो एक सुनसान सी जगह पर आया तो उसे एक मर्तबा फिर से विजन आने लगते हैं। उसने अपने आप को एक मर्तबा फिर हॉस्पिटल के बेड पर लेटा हुआ पाया। उसके पास ही बेड पर विक्टर भी बैठा होता है और पास ही उसका पोता भी मौजूद था। इस बार वहाँ पर नर्स भी होती है जो डेविड को कहती है, आप बार बार बेहोश हो रहे हो। आपको लगता है कि शायद वही बेहोश होने के बाद वाली जिंदगी ही असली है, लेकिन यकीन मानिए आप इस टाइम हॉस्पिटल में हो और जैसे ही आपकी हालत ठीक होगी और आपके सामने रियलिटी आए तो आप कहोगे कि वो वाली दुनिया बिल्कुल भी असली नहीं। तभी डेविड एक मर्तबा फिर से टाउन के अंदर आ जाता है। इस मर्तबा तो डेविड वहाँ वापस जाने की भीख मांगने लगा। डेविड कहता है, प्लीज विक्टर वापस आ जाओ, प्लीज मुझे बचा लो। लेकिन इस चीज का कोई फायदा नहीं होने वाला था। डेविड लगातार यही चीख रहा था, मैं खुद को इन सब चीजों से अलग कैसे करूं। तभी सीन कट हो गया और हम देखते हैं तबिथा को जो अब अपने घर आई होती है। घर के अंदर आते ही उसे जूली कहीं भी नहीं दिखी। वो जूली को आवाज लगा पाती इससे पहले ही उनके घर में पड़ा हुआ काला फोन बजने लगता है। तबिथा आहिस्ता आहिस्ता डर के मारे उस फोन के पास गई और अगले ही पल वो फोन बजना बंद हो गया। इसलिए तबिथा ने उसे तुरंत ही अपने कान से लगा लिया। लेकिन हैरानी की बात थी कि दूसरी तरफ और कोई नहीं बल्कि जिम ही था, जिसकी आवाज सुनकर तबिथा बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। वो बेचारे जिम से कोई बात कर पाती इससे पहले ही जिम ने कहा, तबिथा तुम्हें हमारी आरवी तो याद ही हो, वहाँ पे मैंने कुछ पेंटिंग्स लगा रखी हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम उन पेंटिंग्स को आकर एक मर्तबा देख लो। ये पेंटिंग टाउन से बाहर निकलने में बहुत ज्यादा मदद करेंगी। इतने में वो सीन कट हो गया। यहाँ हम देखते हैं बॉयड को जो अपने पुलिस स्टेशन के अंदर आ जाता है। अंदर आते ही उसे फादर खत्री के विजन आने लगे। फादर ने कहा, तुम आखिर कितनी देर सच्चाई से मुंह छुपाओ? तुम्हें ये बात अच्छी तरह से पता है कि बिना किसी की बलि दिए, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए या बिना कुछ किए ही तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। अगर तुम्हें इस टाउन से बाहर निकलना है और बाकी सभी लोगों की भी मदद करनी है तो ये कठिन फैसला उठाना ही होगा। मगर बॉयड फादर खत्री पर उल्टा उसी को लेकर भड़क गया। बॉयड कहता है, तुम बड़े बहादुर इंसान बने फिरते हो, बड़े अक्लमंद बने फिरते हो, लेकिन जब तुम्हारी मौत हुई थी तब तुम मुझे छोड़कर क्यों गए? तुमने तो आखिरी दम तक मेरा साथ देने का फैसला किया, लेकिन तुम बीच रास्ते में ही मेरा साथ छोड़कर चले गए। आखिर बताओ मैं इस पूरे टाउन के साथ अकेला किस तरह डील करूंगा? जब तुम जिंदा थे तो टाउन वाले मुझसे ज्यादा तुम्हारी बात माना करते और मैं भी टेंशन फ्री फील किया करता, लेकिन फिर तुम मुझे अकेला छोड़कर चले गए। लेकिन जाने से पहले फादर खत्री बॉयड को कहता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा ही। और अगले ही पल फादर खत्री वहाँ से गायब हो गए। यहाँ हम देखते हैं तबिथा को जो अपने पति जिम की बात मानकर जंगल के अंदर मौजूद आरवी के पास आ गई। वो वहाँ पर आकर अपने पति को आवाज लगाती है, हेलो,
लेकिन तभी उसकी नजर जिम के कहे अनुसार आरवी पर मौजूद अलग अलग तरह की पेंटिंग्स पर पड़ती है। जब वो उन पेंटिंग्स को बड़े गौर से देख रही थी तभी पीछे से वो पीले कपड़े पहने वाला आदमी आ जाता है, आने के लिए शुक्रिया। जिसे तबिथा ने अपनी जिंदगी में पहली मर्तबा देखा। उसे देखकर वो काफी ज्यादा डर तो गई क्योंकि उसे लगा ये कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं हो सकता, और तो और ये राक्षस भी नहीं हो सकता क्योंकि ये दिन टाइम बाहर घूम रहे, तो ये कोई और ही बला है। वो बुढ़ा तबिथा को कहता है, मुझे यकीन नहीं था कि तुम आओ, लेकिन अगर तुमसे जिम बोलेगा तो तुम उसकी बात को मना भी तो नहीं कर सकते। वो तबिथा से कहता है, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? तबिथा उसकी बात का जवाब नहीं देती क्योंकि उसे वाकई में नहीं पता था कि आखिर ये कमीना कौन है। जवाब में वो बोलता है, तुम्हें वो हिस्सा अभी भी याद नहीं आया, लेकिन फिक्र मत करो, कुछ ही दिनों तक तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। यानी वो तबिथा से मिरांडा वाली बात कर रहा था क्योंकि मिरांडा ही दूसरे जन्म में अब तबिथा है, तो मिरांडा की सारी यादें कुछ दिनों में तबिथा को याद आ जाएंगी। फिर वो कमीना तबिथा से कहता है, पता है तुम्हारा पति यही मरा था जहाँ तुम खड़ी हो। जिसे सुनकर बेचारी तबिथा बहुत ज्यादा दुखी हो जाती। उसने कहा, जिम बहुत ज्यादा बहादुर था, उसने तो उल्टा मुझे लड़ने के लिए पुकारा। जूली को कहा यहाँ से भाग जाओ, लेकिन मैं भी बहुत ज्यादा जालिम, फिर क्या, मैंने बड़े मजे से जिम को जान से मार डाला। दोस्तों एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, इस पीले कपड़े वाले आदमी को जिम ने देखा लेकिन जिम अब इस दुनिया में नहीं है। तबिथा ने देखा और साथ ही साथ जब जूली ने टाइम ट्रेवल किया था तब जूली ने भी देखा, यानी इन तीनों ने पीले सूट वाले आदमी को देख लिया। खैर वो जल्लाद तबिथा से कहता है, जिम मुझे पसंद था, और तो और मैंने उसका एक दांत संभाल कर रखा है। ये सुनकर तबिथा के डर में और भी ज्यादा इजाफा हो गया। तबिथा ने डर के मारे यहाँ वहाँ देखा और फिर वो उस बुढ़ऊ को कुछ ऐसा बोलती, मुझे भी मारने के लिए बुलाया है? इसके जवाब में वो कमीना कहता है, नहीं नहीं, मैं तुम्हें फिलहाल तो नहीं मारूंगा, हम दोनों ने साथ मिलकर बहुत कुछ झेला है। और वो कहता है, तुम तो मेरी अब तक की सबसे करीबी दोस्त हो। ने कहा, तुम और जे इस बार तुम लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम्हें मारने की तो सोच भी नहीं सकता मैं, तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। तो फिर वो तबिथा को टच करता है और तबिथा डर के मारे उसे कहती है, तो फिर यहाँ क्यों बुलाया है मुझे? तबिथा के गले को पकड़ा और वो कहता है, मैंने तुम्हें यहाँ पर इसीलिए बुलाया कि तुम लोग अब वो कुछ करने जा रहे हो जो आज से पहले तुमने, मिरांडा ने और उसके पिछले वाले जन्म ने और पिछले सैकड़ों जन्म ने कभी भी नहीं किया। यानी दोस्तों हमें यहाँ पर एक और बहुत बड़ी बात रिवील होती है कि ये लोग पहले नहीं जो इस टाउन में फंसे हैं, यहाँ पर तब से लोग रह रहे हैं जब हो सकता है कि दुनिया में पढ़ना लिखना भी ना होता। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये टाउन कितना ज्यादा खतरनाक। फिर वो तबिथा से कहता है, हम ये खेल बहुत बार खेल चुके हैं। तुम उन हड्डियों को पहली मर्तबा खोदने जा रहे, शायद तुमने यहाँ से निकलने की चाबी ढूंढ ली है, शायद तुमने उन बच्चों को आजाद कराने की चाबी ढूंढ ली है। लेकिन अपनी सारी बातें करने के बाद वो तबिथा को एक और राज की बात बताता है। उसने कहा, या तो तुम घर चली जाओगी और पूरे टाउन वाले मेरे श्राप से मुक्त हो जाएंगे, और या फिर दर्द का एक ऐसा पिटारा खुलने वाला जो शायद तुम सपने में भी नहीं सोच सकती। जैसे जैसे वो तबिथा को बातें बताता जाता वैसे वैसे तबिथा बेचारी और भी ज्यादा टेंशन में आती जाती। लेकिन अगले ही पल उसने तबिथा के गले को छोड़ दिया और उसे कहता है, बहुत बढ़िया किया। फिर उसने तबिथा का हाथ पकड़ा और उसे कहता है, तुम्हारी सच में याद आती। जल्दी मिलते हैं। उसने तबिथा के हाथ को चूमा और भयानक हंसी के साथ मुस्कुराते हुए वहाँ से जाने लगा। जैसे जैसे वो दूर जाता जाता वैसे वैसे बेचारी तबिथा फूट फूट कर रोते जाती, क्योंकि यहाँ से बाहर निकलना अब उनके लिए एक जुए की तरह हो चुका था, जिसमें हारने के चांसेस 50% और जीतने के चांसेस भी 50%। लेकिन अब तक टाउन ने उन्हें कभी भी सही रास्ता नहीं दिखाया, दर्द के अलावा और कुछ भी नहीं दिया। और अगर टाउन खुद उन्हें यहाँ से निकलने के बारे में बता रहा है तो समझ लीजिए आप हार नहीं वाले हो। और दर्द का एक ऐसा पिटारा शुरू होगा जिसके बारे में टाउन में मौजूद किसी को भी अंदाजा तक नहीं था। खैर वो आदमी चला गया और बेचारी तबिथा आरवी के साथ लग कर नीचे बैठ जाती है। और इसी के साथ ये धांसू एपिसोड यही खत्म हो गया। दोस्तों आपको क्या लगता है कि ये टाउन से बाहर निकल भी पाएंगे या नहीं? लेकिन मुझे इजाजत दीजिए। थैंक्स फॉर योर टाइम दोस्तों।